आज का पाठ है एक कहानी यह भी, और इसकी लेखिका हैं हिंदी की प्रसिद्ध कहानीकार श्रीमती मनु भंडारी। इनका जन्म 1931 में और मृत्यु 2021 में हुई। एक कहानी यह भी पाठ के बारे में सबसे पहले तो हम यह जान लें कि मनु भंडारी ने पारिभाषिक अर्थ में कोई सिलसिलेवार आत्मकथा नहीं लिखी है। आत्मकथा क्या होती है? आत्मकथा अपने ही जीवन का वर्णन करने वाली कथा, जीवन इतिहास। और आत्मकथ्य में व्यक्ति अपने जीवन में घटित घटनाओं के बारे में बहुत कम बताता है। तो अपने आत्मकथ्य में मनु भंडारी ने उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा है जो उनके लेखक के जीवन से संबंधित थीं। इसमें मनु जी के किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं के साथ साथ उनके पिताजी तथा उनकी कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का व्यक्तित्व विशेष रूप से उभर कर आया है, जिन्होंने आगे चलकर इनके लेखिका बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मनु जी ने यहाँ बड़ी ही खूबसूरती से साधारण लड़की के असाधारण बनने के प्रारंभिक पड़ाव को बताया है। सन 1946-47 की आज़ादी की आंधी ने मनु जी को भी अछूता नहीं छोड़ा। उस समय लगभग हर व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुआ। छोटे शहर की युवा होती लड़की ने आज़ादी की लड़ाई में जिस तरह भागीदारी की, उसमें उनका उत्साह, ओज, संगठन क्षमता और विरोध करने का तरीका देखते ही बनता है, जो पाठ पढ़ते समय स्पष्ट हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं पाठ। एक कहानी यह भी पाठ में लेखिका ने सबसे पहले अपने पारिवारिक जीवन के बारे में बताते हुए कहा है कि उनके परिवार में कौन कौन था तथा उनके जीवन पर उनका कितना प्रभाव पड़ा। लेखिका बता रही हैं कि उनका जन्म तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था, लेकिन उनकी यादें अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिल वाले मकान से शुरू होती हैं जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी रहते थे और वे अव्यवस्थित ढंग से फैली पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे या डिक्टेशन देते रहते थे। डिक्टेशन का अर्थ होता है मतलब बोलकर लिखवाना। आगे लेखिका बता रही हैं कि नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्वहीन माँ। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी माँ को देखिए व्यक्तित्व विहीन क्यों कहा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है ये। तो लेखिका ने अपनी माँ को व्यक्तित्व विहीन इसलिए कहा है क्योंकि वह सुबह से शाम तक अपने बच्चों की इच्छाओं और पिताजी की आज्ञा पालन करने में ही लगी रहती थी। बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को पूरा करना अपना फ़र्ज समझती थी और उसे पूरा करती थी। उनकी अपनी कोई निजी सोच नहीं थी और न ही कभी किसी बात का वे विरोध करती थी। इसलिए लेखिका ने अपनी माँ को व्यक्तित्व विहीन कहा है। आगे लेखिका बता रही हैं कि अजमेर से पहले जब पिताजी इंदौर में रहते थे तो वहाँ उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, नाम था, मान सम्मान था। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के कार्यों से भी जुड़े हुए थे और शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे बल्कि उन दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर रखकर पढ़ाया और इस तरह पढ़ाया कि उनमें से कई विद्यार्थी तो ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुँचे। मीन्स उन्हें अच्छे पद मिले, हाई पोस्ट मिली। ये उनकी खुशहाली के दिन थे और उन दिनों उनकी दरियादिली के चर्चे भी कम नहीं थे। दरियादिली मीन्स उदार या विशाल हृदय वाला। तो यहाँ पर भी बड़ा अच्छा प्रश्न बनता है कि लेखिका के पिताजी के खुशहाली के दिनों के बारे में लिखिए। लेखिका बता रही हैं कि उनके पिताजी एक और तो बेहद कोमल और संवेदनशील थे तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहमवादी। अहमवादी मीन्स घमंडी या अहंकारी। वे कहती हैं कि यह सब तो मैंने केवल सुना, मीन्स उन्होंने अपने पिता के अनेक सकारात्मक गुणों, यश और संपन्नता के बारे में सुन रखा था, परंतु जब उन्होंने होश संभाला तो देखा तब तो इन गुणों के भग्नावशेषों को ढोते पिता थे। कहने का अर्थ यह है कि जब लेखिका ने होश संभाला तब उनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और आर्थिक स्थिति सही नहीं होने का घर पर व मुख्य रूप से घर के मुखिया पर इसका ज़्यादा असर पड़ता है। उसके स्वभाव में परिवर्तन आना स्वाभाविक हो जाता है। इच्छाएं पूरी न होने पर कई बार क्रोध भी आता है। तो उनके पिता के वे सकारात्मक गुण नष्ट हो चुके थे लेकिन वे उन्हें छोड़ नहीं पा रहे थे, जैसे तैसे ढो रहे थे। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए थे। यहाँ आकर
उन्होंने अपने अकेले के बलबूते और हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया। इससे उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, पर अर्थ नहीं मिला, और शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण और अधिक विस्फारित उनका अहम उन्हें इस बात तक की अनुमति नहीं देता था कि कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं को भागीदार बनाएं। कहने का अर्थ यह है कि सिकुड़ती आर्थिक स्थिति ने उनके अहमवाद को इतना बढ़ा दिया कि वे अपने बच्चों से भी आर्थिक स्थिति के बारे में विचार विमर्श करना या उनका सहयोग लेना उचित नहीं समझते थे, और उनकी नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं तथा हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते जाने की यातना क्रोध बनकर हमेशा माँ को कंपकपाती, थरथराती रहती थी। मतलब उनके पिताजी समाज में शीर्ष पर अर्थात प्रतिष्ठित व्यक्ति रहे, लेकिन आर्थिक दशा बिगड़ने पर उनकी प्रतिष्ठा घटती गई। अभावों के कारण क्रोध आने लगा जो माँ पर बरसने लगा, जिसके कारण माँ भी डरी हुई कांपती सी रहती थी। अपनों के द्वारा किए जाने वाले विश्वासघात के कारण पिताजी का स्वभाव बाद के दिनों में शक्की हो गया था, और पहले जब उनके खुशहाली के दिन थे तब वे दरियादिल, कोमल, संवेदनशील थे, तो उनके इसी स्वभाव के कारण लोगों ने उनके साथ विश्वासघात किया होगा, उन्हें धोखा दिया होगा, और जब अपने ही लोग धोखा देते हैं तो बहुत दुख होता है, कष्ट होता है, और तभी से वे इतने शक्की हो गए थे कि जब तक हम भी उनकी चपेट में आ जाया करते थे। आगे लेखिका बताती हैं कि मैं यह पितृगाथा इसलिए नहीं गा रही कि मुझे उनका गुणगान करना है, बल्कि मैं तो ये देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी कमियाँ और कौन सी खूबियाँ मुझ में आई हैं, या अनजाने अनचाहे किए उनके व्यवहार ने मेरे भीतर किन हीन ग्रंथियों को जन्म दे दिया। लेखिका बताती हैं कि काली थी तथा बचपन में दुबली और मरियल भी थी। गोरा रंग पिताजी की कमजोरी था, और मुझसे 2 साल बड़ी मेरी बहन सुशीला खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख थी। पिताजी हर बात में मेरी तुलना सुशीला से करते और फिर उसकी प्रशंसा करते, जिसके कारण मेरे मन में हीन भाव की ग्रंथि पैदा हो गई। वह हीन भावना उनके मन में इस तरह जम गई कि मान सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद भी कह रही हैं कि आज तक उससे उभर नहीं पाई हैं, और आज भी जब वो कह रही हैं कि मेरा परिचय करवाते समय जब कोई कुछ विशेषता लगाकर मेरी लेखकीय उपलब्धियों के बारे में बताता है तो मैं अत्यधिक लज्जित हो जाती हूँ। यही कारण है कि हीन भावना के कारण मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता है। मुझे आज भी उनके शक्की स्वभाव की झलक अपने अंदर दिखाई देती है। लेखिका बताती हैं, होश संभालने के बाद से जिन पिताजी से किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर चलती रहती थी, वे तो न जाने कितने रूपों में मुझ में हैं, कहीं गुंठाओं के रूप में, कहीं प्रतिक्रिया के रूप में, तो कहीं प्रतिच्छाया के रूप में। केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उनका आसन्न अतीत मतलब कुछ ही पहले का समय किस कदर उनके भीतर जड़ जमाए बैठा रहता है। समय का प्रवाह भले ही हमें दूसरी दिशाओं में बहा कर ले जाए, स्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदलते, हमें पूरी तरह उससे मुक्त तो नहीं कर पाता। इसलिए कहा जाता है ना कि बच्चों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि बाल मन इतना कोमल होता है कि उस पर जैसे छाप पड़ती है वह अमिट रहती है। फिर कह रही हैं कि पिताजी के स्वभाव की बिल्कुल विपरीत थी हमारी बिना पढ़ी लिखी माँ, जो ज़रूरत से भी ज़्यादा धैर्यवान व सहनशील थी, और पिताजी की हर ज्यादती को अपना प्राप्य मतलब अपना भाग्य और बच्चों की हर फरमाइश को पूरा करना अपना फर्ज समझती थी। उन्होंने कभी भी अपने लिए कुछ नहीं चाहा, कुछ नहीं मांगा, केवल दिया ही दिया। मेरे सभी भाई बहनों का लगाव उनकी सहानुभूति के कारण उन्हीं के प्रति था, लेकिन उनका त्याग, उनकी सहिष्णुता कभी मेरे लिए आदर्श न बन सका। खैर, अब मैं पैतृक पुराण मतलब जो पिता से संबंधित बातें थीं वो समाप्त कर अपने बारे में बताती हूँ। तो कह रही है कि हम 5 भाई बहन थे और उन सब में सबसे छोटी मैं थी। सबसे बड़ी बहन की शादी में मैं 7 साल की रही होंगी, इसलिए मुझे उनकी धुंधली सी याद है। लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला और मैंने घर के बड़े से आंगन में बचपन में सारे खेल खेले। सतोलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टीलो,
तो कमरों में गुड्डे गुडियों के ब्याह भी रचाए, पास पड़ोस की सहेलियों के साथ। यूँ खेलने को हमने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला और पतंग उड़ाने, कांच पीसकर मांजा सूतने काम भी किया। लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था और हमारी सीमा थी घर। हाँ, इतना ज़रूर था कि उस ज़माने में घर की दीवारें घर तक समाप्त नहीं हो जाती थीं, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। इसलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा ही थे। आज तो मुझे बड़ी शिद्दत का मतलब बड़ी प्रबलता के साथ में यह महसूस होता है कि अपनी ज़िंदगी खुद जीने की इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को हमारी इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। तो लेखिका यहाँ पुराने पड़ोस कल्चर और आज के महानगरों के फ्लैटों में रहने वाले लोगों में बहुत अंतर महसूस करती हैं। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। पहले पूरा पड़ोस या मोहल्ला घर जैसा ही होता था। पड़ोसी एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते थे, लेकिन फ्लैट कल्चर में व्यक्ति अपने परिवार और फ्लैट तक ही सीमित रहता है। एक ही फ्लैट की अलग अलग मंजिलों में रहने वाले, आमने सामने रहने वाले एक दूसरे से अपरिचित बने रहते हैं। वे अपने में ही व्यस्त रहते हैं। आगे लेखिका बताती हैं कि मेरी कहानियों के पात्र उसी मोहल्ले के थे। एक दो को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है। बस इनको देखते सुनते इनके बीच ही मैं बड़ी हुई थी, लेकिन इनकी छाप मेरे मन पर कितनी गहरी थी, इस बात का एहसास तो मुझे कहानियाँ लिखते समय हुआ। इतने वर्षों के अंतराल ने भी उनकी भावभंगिमा, भाषा किसी को भी धुंधला नहीं किया जा सकता और बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से वे उतरते चले गए। उसी समय के दास साहब अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पाते ही महाभोज में इतने वर्षों बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठे, यह मेरे अपने लिए भी आश्चर्य का विषय था। अब ये महाभोज क्या है? तो महाभोज जो है वो उनका एक बहुत ही चर्चित उपन्यास है और दास साहब उसके प्रमुख पात्र हैं।